Hello and welcome back to Buddy Education to my all dear student, and today I come up with another lecture for the chapter periodic classification of the element part 1. ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे. तो आई नो ये सब लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी है, एक क्वेश्चन है कि भाई पीरियोडिक टेबल कैसे याद की जाती है मैम, क्या ट्रिक है कि हम पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लें. तो बच्चों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इस लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना होता है, कैसे आप लोग याद करोगे पूरी पीरियोडिक टेबल को, उसके लिए मैं आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ. और हम समझेंगे कि भाई पीरियोडिक टेबल है क्या, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, सो इट्स ऑल अबाउट द केमिस्ट्री. आपकी जो जितनी भी केमिस्ट्री है, जितने भी केमिकल कंपाउंड है, जो भी केमिस्ट्री हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, इट ऑल मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स. और जब आप एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से जान लोगे तो आई नो दैट आप केमिस्ट्री को थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे, थोड़ा रिलेट कर पाओगे, कंपाउंड्स के बारे में जान पाओगे कि भाई व्हाई अ पर्टिकुलर कंपाउंड बिहेव इन सर्टेन वे. तो आज के इस लेक्चर में हम एक्चुअली जानने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, क्योंकि सारा का सारा यूनिवर्स किससे बना है, एटम से बना है. इसका मतलब किसी ना किसी टाइप के एटम से बना होगा. सोडियम का हो सकता है, हाइड्रोजन का हो सकता है, हीलियम का हो सकता है. सो वी ऑल कंप्राइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. और एटम का रहस्य क्या है, एटम का रहस्य एलिमेंट से शुरू होता है, बिकॉज किसी ना किसी एलिमेंट का ही एटम एग्जिस्ट कर रहा होगा आपके डेली लाइफ में, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं. तो सोचो केमिस्ट्री कितनी वास्ट है, पूरे यूनिवर्स का रहस्य इसमें छिपा हुआ है. तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, समझते हैं कि भाई एलिमेंट्स जो हैं वो क्या उनके कैरेक्टर हैं, क्या स्पेशलिटी है, कैसे हमने उसको अरेंज किया और कैसे उस अरेंजमेंट से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिफरेंट बातें कर सकते हैं. ऑलराइट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कैसे करेंगे और व्हाट इज पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हम क्यों एलिमेंट्स को डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट अरेंजमेंट में अरेंज कर रहे हैं. तो आप खुद सोचो कि आप भी अगर घर में रहते हो तो देयर आर फ्यू अरेंजमेंट कि भाई आपकी स्टडी टेबल एक जगह अरेंज है, या स्टडी का एरिया अलग है, किचन अलग है, बेडरूम अलग है, लिविंग एरिया अलग है. तो इस तरीके से पूरा घर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है कि आपके डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट हमने क्या कर दिया है, प्लेस डिसाइड कर दिया है कि भाई अगर आपको प्ले करना है, खेलना है, तो आपके लिए एक छोटा सा प्लेग्राउंड बना दिया है या गार्डन है. ठीक है, अगर आपको कुछ खाने से रिलेटेड चीज़ें रखनी है, उनको अरेंज करके रखना है, तो आपने किचन एरिया बना दिया कि आपको खाना बनाना है या रखना है तो आप इसे पर्टिकुलर एरिया में रखोगे. अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपका स्टडी रूम हो गया, आपको मौज मस्ती करनी है, बातें करनी है, टीवी देखनी है, तो एक लिविंग एरिया बना दिया है. एंड ऐसे करके हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के एरियाज हैं जो हमने अपने घर में ऑर्गेनाइज किए हैं. तो हमारा घर क्या है, सर्टेन सेगमेंट्स में क्या है, ऑर्गेनाइज है. अब ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है कि आपको थोड़ी इजीनेस हो जाती है चीज़ों को ढूंढने में. अगर कोई मेहमान आपके घर आते हैं तो वो पूछेंगे कि भाई लिविंग एरिया कहाँ है, तो आप बता सकते हो दिस सर्टेन एरिया इज लिविंग एरिया. वहाँ पे आपके मेहमान आके बैठेंगे, बातें करेंगे एंड यू विल हैव फन टाइम. इस तरीके से अगर उनको कुछ खाना है तो वो किचन एरिया में जाएंगे, या आपको बोलेंगे कि भाई किचन एरिया से हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए. राइट, तो इस तरीके से चीज़ों को समझना आसान हो जाता है, उनके बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाती है. दैट्स वाई हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं. तो क्लासिफिकेशन का रीज़न समझ में आया. तो जिस तरीके से हमारी डेली लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एलिमेंट्स को भी अगर हमने ऑर्गेनाइज कर दिया तो उनकी स्टडी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी. उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा कि भाई अगर कोई एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, उनको हमने कहाँ रख दिया, सेम जगह पे रख दिया, ताकि उनके बारे में अगर हम किसी एक एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं और अगर हम अलग अलग जगह पे उनको बिखेर के रख देंगे, राइट, सेग्रीगेटेड रखेंगे, हम उन्हें अलग अलग रख देंगे, तो क्या होगा, आपको हर बार हर एलिमेंट के बारे में क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाकर उसके बारे में क्या करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी. बट इफ़ वी नो दैट कि भाई कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको एक जगह रख देंगे
कि भाई अगर मैंने एक की प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, नाउ दे ऑल हैव सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक साथ बहुत सारे एलिमेंट को स्टडी कर लेंगे, जिससे हमारा काम भी क्या होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। बिकॉज अगर आप देखोगे टोटल अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हैं दैट इज 118, ठीक है। तो 118 एलिमेंट को अगर आप अलग अलग स्टडी करोगे तो कितना टीडियस काम होगा। आपको एक चीज़ तो पढ़नी नहीं होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है भाई किसी एलिमेंट के बारे में उसको जानने के लिए। तो अब 118 टाइम्स अलग अलग एलिमेंट्स को स्टडी करो, इससे अच्छा है कि आपने क्या कर लिया, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक जगह रख दिया और वहीं से सारी स्टडी कर ली। तो जो जर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जर्नल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपने एक बार स्टडी कर ली। अब थोड़े बहुत एक्सेप्शन, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टी होने वाली है, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। बट एटलीस्ट हमें मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज तो क्या हो गई, पता चल गई है। दैट्स वाई क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन का होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपके लिए जो स्टडी है वो थोड़ी ईजी हो जाए, अब एलिमेंट को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो हमारे पास थी डॉबिनर ट्राइड्स। इन्होंने क्या किया था, तीन तीन के ग्रुप में एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया और देखा कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी थी। सो ही वाज द फर्स्ट हु हैव डिवाइडेड द एलिमेंट इनटू 3 ग्रुप्स और उनको क्या किया, क्लासिफाई किया। सो फर्स्ट टू कंसीडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, पहली बार जिन्होंने क्या किया, इस चीज़ को कंसीडर किया कि भाई हाँ एलिमेंट्स के बीच में क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। तो जो सिमिलैरिटी है उन वाले एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, एक साथ एक ग्रुप में रखेंगे। तो उन्होंने ऐसे क्या बनाया, एक ट्राइड बनाया, आप देख रहे हो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, जिनकी प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि उन्होंने क्या किया, फिजिकल और केमिकल दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज को क्या किया है, स्टडी किया है एंड ही मेड दीज ट्राइड। तो पहला ट्राइड क्या था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन तीनों का ट्राइड बनाया और इनके बीच में क्या देखी, कुछ सिमिलैरिटीज देखी। देन नेक्स्ट ट्राइड वॉज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। फिर उसके बाद इन्होंने जो बनाया ट्राइड, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन तीनों का ट्राइड बनाया और इन तीनों में जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन की सो ही फाउंड आउट दैट कि जो आपका मिडिल वाला एलिमेंट है, एवरी मिडिल एलिमेंट, हेयर सोडियम, हेयर स्ट्रॉन्शियम एंड हेयर ब्रोमीन, इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इन दोनों के मीन के बराबर है। इसका मतलब क्या प्रॉपर्टी, एटॉमिक वेट। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि ये जो एटॉमिक वेट है ऑफ द मिडिल एलिमेंट, इट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ तीनों में इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि भाई फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर आप मीन निकालोगे तो आपके पास जो एटॉमिक वेट आएगा इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट। दैट वाज हिज ऑब्जर्वेशन। अब इसको एक बार देख लेते हैं कैसे इन्होंने प्रूव किया। सो ये प्रूव्ड लाइक दैट कि अगर आप देखोगे यहाँ पे सोडियम का मास देखोगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड और उसका जब आपने मीन निकाला सो यू गेट दिस वैल्यू एज 23। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 23। सो ये मैच कर रही है विद द एक्चुअल मास ऑफ सोडियम। अगेन हेयर एज वेल हमने तीनों ट्राइड में ये ट्राई किया एंड देन वी गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें वही मास मिल रहा था जो उनका एक्चुअल मास है। तो यहाँ से इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी को रिलेट किया कि भाई एटॉमिक वेट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होना है वो दोनों के मीन के बराबर होने वाला है। तो दैट वाज हिज ऑब्जर्वेशन। बट क्योंकि इन्होंने सिर्फ कितने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, 9 एलिमेंट को ही ये क्लासिफाई करवाए थे, और भी एलिमेंट्स थे जो इस तरीके से क्लासिफाई नहीं हो रहे थे। आगे के जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स है, टोटल आई गेस 12 एलिमेंट्स थे जिनको क्लासिफाई करना था, बट आउट ऑफ 12 ही कुड ओनली क्लासिफाई 9 एलिमेंट इनटू 3 ग्रुप्स, जहाँ पे ये ट्राइड्स बना पा रहे थे, बाकी के एलिमेंट क्लासिफाई नहीं हो पाए। तो भाई हमें एक ऐसी अप्रोच चाहिए जहाँ से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, जहाँ से सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, बढ़िया से क्लासिफाई हो जाए और कोई आपको दिक्कत भी ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मॉडल है वो फेल हो गया। वाई? बिकॉज लॉ ऑफ ट्राइड्स वर्कड फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स एंड दस इट वॉज डिमिस्ड। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया भाई, रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये पूरा प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा जो क्या है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये क्या है, किस पे बेस्ड है, ऑक्टेव। ऑक्टेव से हम क्या देख पा रहे हैं, ऑक्ट वर्ड का अगर आप मतलब निकालोगे तो ये क्या होता है 8, इट रिप्रेजेंट द 8 नंबर। तो यहाँ पे इन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया कि भाई एलिमेंट्स में अगर आप एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रखोगे तो आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट, ठीक है, तो जो 8th एलिमेंट होगा आपका
उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगी, मैच करेगी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या कैसे रूल डिफाइन किया, सबसे पहले तो इन्होंने अरेंज किया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन ही सेड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, कि भाई जो आठवां एलिमेंट होगा ना वो पहले वाले एलिमेंट की तरह क्या कर रहा होगा, प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होगा। राइट, तो कैसे इन्होंने कंपेयर किया, थोड़ा म्यूजिकल अप्रोच इन्होंने यहाँ पे लगाई है कि भाई जो आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या होते हैं, सुर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, सा रे गा मा पा धा नी। उसके बाद क्या होगा, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवेंथ, इसको एक ऐसा एलिमेंट अज्यूम कर लो, तो अब सेवेंथ एलिमेंट के बाद दोबारा से क्या होने वाला है, रिपीटेशन होने वाला है, और क्या आएगा, सा। तो यहाँ पे ये जो एट्थ एलिमेंट है इट इज सिमिलर टू योर फर्स्ट एलिमेंट। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस ऑक्टेव 8 के ग्रुप में क्या किया, बताया कि भाई एवरी सेवेंथ एलिमेंट के बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी क्या होगी, मैच करेगी, फर्स्ट एलिमेंट से आपके मैच करने वाली है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। अब इन्होंने काफ़ी सारे एलिमेंट को क्लासीफाई किया, आप देख सकते हो ये पूरी टेबल बनाई इन्होंने यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे 7 के ग्रुप में डिवाइड किया, मतलब 7 एलिमेंट को एक साथ रखा है, और फिर उस हिसाब से जो एवरी एट्थ एलिमेंट है, जैसे लिथियम के बाद एट्थ एलिमेंट कौन सा आएगा आपका, सोडियम, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच करी है। बेरिलियम के बाद उसके बाद जो एट्थ एलिमेंट होगा वो होगा मैग्नीशियम, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच करी है। इस तरीके से आपकी एवरी एट्थ प्रॉपर्टी क्या कर रही है, आपके एलिमेंट से मैच कर रही है। बट अगेन इस क्लासिफिकेशन में भी कुछ फ्लॉज थे, और देखो सारे के सारे क्या हैं, आपके एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने सबको क्या किया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, राइट। बट यहाँ से क्या हुआ, क्लासिफिकेशन में सिमिलर प्रॉपर्टीज तो आ गई कि भाई जो एक साथ रखे एवरी एट्थ एलिमेंट की, जैसे यहाँ पे लिथियम के बाद एट्थ एलिमेंट है सोडियम, और सोडियम के बाद एट्थ एलिमेंट है पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, मैच कर रही है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। बट ये वैलिड कहाँ तक है, ओनली वैलिड टिल कैल्शियम, ये आगे के और हैवी एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं है। इसके आगे जैसे आप जाओगे तो आपको सिमिलैरिटी नहीं मिलेंगी, आपको एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती हुई नहीं मिलेगी। तो अगेन ये लॉ क्या हो गया, आपके कुछ ही एलिमेंट से फॉलो हो पा रहा है, और आफ्टर कैल्शियम ये फॉलो नहीं होगा, तो ये भी आपका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। इसको भी हमने क्या कर दिया, डिमिश कर दिया कि भाई इसको हम नहीं मानेंगे, बिकॉज ये सारे जगह पे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर से हमें क्या पड़ी, जरूरत पड़ी कि भाई और नई क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। तो अब जो क्लासिफिकेशन आई थी दैट वाज द मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी क्लासिफिकेशन थी, काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ मिले थे। तो देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन में ऐसा क्या था और कितने एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासीफाई किया, क्या इसकी लिमिटेशन थी। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द मेंडलीव क्लासिफिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने बनाई पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, आइडिया दिया था किसका, पीरियोडिक टेबल का। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ट्राइड बना रहे थे, 7 के ग्रुप में रख रहे थे एवरी एट्थ एलिमेंट। पहली बार एक टेबल फॉर्मेट में किसी ने क्लासिफिकेशन दिया, तो दैट वाज मेंडलीव ओनली। ठीक है, तो मेंडलीव ने पहली चीज़ क्या की कि टेबल की फॉर्म में उसको रखा, मतलब कुछ रोज बनाई और कुछ कॉलम्स बनाए, जिसमें इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अच्छे से अरेंज किया। दूसरा, इन्होंने पीरियोडिक चीज़, मतलब इन्होंने एक लॉ भी दिया, पीरियोडिक लॉ भी दिया। ठीक है, अब पीरियड का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होगी, चीज़ें रिपीट करेंगी। ठीक है, तो पहली बार पीरियोडिक लॉ और टेबल में आपने उसको अप्लाई किया। सो ये कौन थे हमारे जो जिन्होंने इतना अच्छा क्लासिफिकेशन दिया, दैट वाज मेंडलीव ओनली। तो पहली बार टेबल का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हिम ओनली, एंड ही हैज़ गिवन अ लॉ जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव टेबल। तो ये क्या था, इन्होंने बताया कि भाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब है कि अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, अब वो ऑक्टेव जितना ये नहीं था कि ऑक्टेव का क्या था, ऑक्टेव न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में बताया गया था कि एवरी सेवेंथ एलिमेंट के बाद जो एट्थ एलिमेंट होगा उसके बाद चीज़ें रिपीट करेंगी। यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट येस देयर विल बी सर्टेन पीरियड जिसके बाद क्या होंगे, आपकी प्रॉपर्टी रिपीट करेंगी, एलिमेंट्स क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे। सो दिस इज द पीरियोडिक लॉ of Mendeleev table that properties of elements are a periodic function of their atomic weight। मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखोगे या एटॉमिक वेट के हिसाब से जब आपने पीरियोडिक टेबल बनाई तो आपने देखा कि चीज़ें या प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, राइट।
So that was his law. Then use broader range of physical and chemical properties to classify the elements. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी रेंज, और इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे एलिमेंट्स की ना पहले से ही प्रिडिक्शन भी कर ली. दैट वाज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट, कि जो एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर थे उनको तो इन्होंने क्लासीफाई किया ही किया, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सबको रिलेट भी किया, बट कुछ ऐसे एलिमेंट का प्रिडिक्शन भी किया जो फ्यूचर में आपको मिलने वाले थे. ठीक है, उनकी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या किया, इन्होंने डिपिक्ट किया. तो काफ़ी ब्रॉडर रेंज में इन्होंने काम किया है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे. नाउ विल सी कि कैसे इन्होंने टेबल को अरेंज किया और क्या इनका टेबल, हाउ द मेंडली पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक. तो अगर आप देखोगे, दिस इज हाउ द मेंडली पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक. यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है, कुछ रोज दी हैं आपको. तो ये सीरीज या ये जो रोज है इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलते हैं. तो हम रो को क्या बोलेंगे, पीरियड. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे रोज बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 रोज इन्होंने दी. ऑल्सो ही हैज मेंशन फ्यू कॉलम्स. यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कॉलम्स बनाए. कितने हैं टोटल, 8 कॉलम्स. तो आपके 8 कॉलम्स इन्होंने आपको बनाकर दिए. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशंस बताई हैं कि भाई जो एक कॉलम में रखे हुए एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी सेम है. तो इस तरीके से इन्होंने क्या बनाया है, ग्रुप्स और पीरियड बनाए. तो यहाँ पे इन्होंने कॉलम्स को क्या बोला, ग्रुप्स. तो इस तरीके से आपकी टेबल बनी हुई है. पीरियड्स हैं आपके पास, मतलब रोज हैं डिफरेंट, और बहुत सारे कॉलम है. और इस तरीके से उन्होंने आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स को क्या किया है, टेबल में अरेंज किया है. इवन इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट की भी प्रेडिक्शन की जो अभी फ्यूचर में आने वाले हैं. ऑल्सो ही हैज़ गिवन दी फॉर्मूला. आप देख रहे हो कि उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला इन्होंने गिवन दिया है. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्साइड का फॉर्मूला भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है. तो इस तरीके से दिस इज हाउ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव टेबल लुक्स लाइक. तो ये थी आपकी मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट. अब इनके अचीवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. पहली जो एडवांटेज थी इनकी टेबल की, दैट इट वाज मोर सिस्टमैटिक. सो अनलाइक दी डॉबेनर ट्राइड्स और न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ये जो आपका क्लासिफिकेशन था ये बहुत ही क्या था, सिस्टमैटिक था. अच्छे से इन्होंने क्या किया, प्रॉपरली पूरा कॉलम और रोज बना के क्या किया, एलिमेंट्स को एक जगह असाइन की है, ताकि भाई उनको स्टडी करना आसान हो जाए. आप कॉलम और रो निकाल के उसका क्या कर सकते हो, नंबर निकाल सकते हो कि भाई हाँ ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात कर रही हूँ. तो थोड़ा सिस्टमैटिक सिस्टम था इनका. ज़्यादा अच्छे से इन्होंने क्या किया है, क्लासीफाई किया है, प्रॉपरली रोज एंड कॉलम डिफाइन किए हैं. ऑल्सो द एडजस्टमेंट ऑफ नोबल गैस. ठीक है, इन्होंने क्या बनाया है, नोबल गैस के लिए एक 8th ग्रुप भी बनाया था. आप देख लोगे पीछे टेबल में जाए तो इसको 0 ग्रुप भी बोला इन्होंने. ठीक है, 0 ग्रुप, जिनके लिए इन्होंने क्या किया, जगह छोड़ दिया कि भाई जब भी कभी नोबल गैस डिस्कवर होंगी, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट भी तो होंगे ना जो किसी से रिएक्ट ना करते हो, जिनकी वैलेंसी जीरो हो, ऐसे भी एलिमेंट आगे जाके आपको मिलेंगे. तो उनके लिए हमें क्या करना है, अलग से एक जगह, एक 0 ग्रुप बनाया, 8th ग्रुप बनाया, जहाँ पे नोबल गैस को इन्होंने क्या किया, एक एडजस्टमेंट के लिए जगह दी. ऑल्सो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि सारे एलिमेंट को एक साथ लगातार रख दिया है. मान लो 1 अटोमिक नंबर वाला, 1 अटोमिक मास वाला एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, पर लेट्स जस्ट अज्यूम कि 2nd अटोमिक मास वाला नंबर उस टाइम एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था. तो उन्होंने बीच में क्या रखी थी, कुछ खाली जगह छोड़ दी थी. तो आप देख पाओगे, अगर आप पीछे जाके देखते हैं हम टेबल में, तो कुछ जगह आपकी खाली भी है. ठीक है, इसका मतलब अभी ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, तो उन्होंने उस एलिमेंट की जगह छोड़ के आपको आगे क्या दिया था, आगे आपके एलिमेंट्स को रखा. लाइक 1 के बाद 2 आना चाहिए था, बट 2 एटॉमिक मास का आपके पास अभी कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं था. हीलियम अभी डिस्कवर नहीं थी क्योंकि नोबल गैस थी. तो उन्होंने उसके लिए क्या रखी है, जगह, स्पेसेस. आप देख पा रहे होगे, ही हैज़ लेफ्ट मैनी स्पेसेस बिटवीन दी टेबल, ताकि जब वो एलिमेंट डिस्कवर हो तो आके आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ पे रख सकते हो. सो ये इनका एक बहुत बढ़िया पॉइंट था, एक अचीवमेंट थी कि इन्होंने सारे एलिमेंट को एक साथ नहीं रख दिया, उनके लिए कुछ जगह छोड़ दी है जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले हैं. Next, third achievement was that on the basis of the property of known element, he predicted the properties of the missing element. तो इन्होंने जगह तो छोड़ी ही छोड़ी एलिमेंट्स के लिए, बट उनकी प्रॉपर्टीज को भी क्या किया, प्रिडिक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द नोन एलिमेंट. तो जो एलिमेंट नोन है, और अगर लेट्स से सेम ग्रुप में कोई एलिमेंट आएगा या उसके आने की संभावना है,
तो उन्होंने पहले से ही क्या कर दिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, उसके ऑक्साइड्स को, उसके केमिकल फॉर्मूला को प्रिडिक्ट कर दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया बात थी। कोई इससे पहले सोच नहीं पाया था कि भाई हम एक एलिमेंट के बेस पे दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ऑफ द मॉडल, दैट ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द अपकमिंग या फ्यूचर में जो आपके एलिमेंट्स आने वाले थे उनकी प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर लिया, और इनको इन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया। तो यहाँ पे जैसे अगर एटॉमिक वेट देखोगे, डेंसिटी देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड एंड क्लोराइड, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। अगर एटॉमिक वेट देखें हम एल्यूमिनियम का, ठीक है, तो ये कितना इन्होंने एक एलिमेंट लिया एका एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के नीचे कोई एलिमेंट आने वाला था, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम। एका मतलब एक और, ठीक है, ये थोड़ा संस्कृत वर्ड है। यहाँ पे प्रिडिक्टेड एलिमेंट है एका एल्यूमिनियम। तो जो इन्होंने बताया कि एल्यूमिनियम के नीचे या एलिमेंट वाले सेम कॉलम में जो एलिमेंट आएगा उसका नाम हमने क्या रखा, एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एक बाद, ठीक है। वो जो एलिमेंट होगा उसका मास 68 होगा, उसकी डेंसिटी लगभग इतनी होगी, और डेंसिटी एग्जैक्ट वैल्यू में इतनी कुछ होगी, लो होगा मेल्टिंग पॉइंट, और फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ये होने वाला है, और फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ये होने वाला है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी, बिफोर वी एक्चुअली गेट दैट एलिमेंट। हमें एक्चुअली एलिमेंट मिलने से पहले ये उन्होंने अपनी तरफ से प्रिडिक्शन किए थे, ठीक है। लेटर ऑन व्हेन वी फाउंड आउट द एलिमेंट, वो क्या था, वो एका एल्यूमिनियम वाला एलिमेंट क्या था, गैलियम, ठीक है। तो गैलियम की जब हमने एटॉमिक वेट देखा तो लगभग आप देख रहे हो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी है, यहाँ पे भी डेंसिटी भी एकदम अप्रॉक्सीमेट दी है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका लो है, बॉइलिंग, और इसका ये जो है फॉर्मूला है इट इज़ सिमिलर टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्मूला से मैच करोगे तो सिमिलर है, और इसके क्लोराइड का भी फॉर्मूला क्या है आपका, सिमिलर है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दी है, प्रिडिक्ट कर ली प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूचर एलिमेंट जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे भी एक एलिमेंट आने वाला था जिसको नाम क्या दिया, एका सिलिकॉन। बाद में जैसे यहाँ पे एका एल्यूमिनियम एक्चुअली क्या था, गैलियम, तो एका सिलिकॉन एक्चुअली क्या था, जर्मेनियम। सो अगेन इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी अपनी तरफ से डिपिक्ट की थी, एंड लेटर ऑन जब हमने उसकी प्रॉपर्टीज हमें मिला वो एलिमेंट एक्चुअल में, देन वी फाउंड आउट दैट कि हाँ उसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, देखो सेम ही है, सेम फॉर्मूला आपका आ रहा है, कुछ मेल्टिंग पॉइंट हाई आ रहा है, डेंसिटी कम आ रही है, और इस तरीके से एटॉमिक नंबर भी इन्होंने बताया। तो ये एटॉमिक वेट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले ही डिपिक्ट कर ली थी फ्रॉम हिज मॉडल, ठीक है, और इनके जो क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट, अब क्लासिफिकेशन में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को क्या किया था, प्लेस कर दिया था इन द पीरियोडिक टेबल, और कुछ जगहें भी छोड़ दी थी कि भाई फ्यूचर में अगर आएगा एलिमेंट तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। बट अगेन देयर वाज फ्यू ड्रॉबैक जो इनके टेबल में थे, जैसा कि पहला ड्रॉबैक क्या था इनके टेबल में, दैट सम एलिमेंट डिड नॉट फिट द टेबल इफ एटॉमिक वेट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो इन्होंने लॉ क्या दिया था, पीरियोडिक लॉ क्या था इनका, कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रख रहे हो तब आपकी कुछ सर्टेन पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज क्या होंगे, रिपीट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। बट एट फ्यू प्लेसेस वी फाउंड आउट दैट कि भाई ये जो चीज़ है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रही है। कुछ जगहों पे एटॉमिक वेट का सीक्वेंस क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर की जगह ये क्या है, आगे पीछे हो रहा है। सो लेट्स जस्ट चेक कि ये कहाँ पे हुआ था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको हम पॉइंट आउट कर देते हैं, टेलूरियम। तो टेलूरियम का एटॉमिक वेट कितना है, 127.6, और आयोडीन ऑन दी अदर हैंड, आयोडीन आपका क्या है, 126.9। तो आप देख रहे हो ये इसका मास क्या है, छोटा है, तो इट शुड कम एट दिस प्लेस, और टेलूरियम को कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। ऐसा करने से क्या होगा कि टेलूरियम इस कॉलम में आ जाएगा, और इस कॉलम में आने से उसकी प्रॉपर्टी इन सबसे मैच नहीं कर रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप आयोडीन को इधर कर दोगे तो इस कॉलम से उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी मैच करने के चक्कर में क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, और स्वैप करने से क्या हुआ, ये जो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट है वो फॉलो नहीं हो रहा। तो लॉ उनका क्या हो गया, फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे कि भाई एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस क्या होता था, अरेंज इट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट हेयर इट वाज नॉट फॉलोड। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा। तो दैट वाज हिज फर्स्ट ड्रॉबैक उनकी टेबल के क्लासिफिकेशन का। सो स्टिल आयोडीन वाज प्लेस्ड आफ्टर द टेलूरियम ग्रुप 4 विद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है।
एंड इग्नोरिंग द एटॉमिक वेट ही प्लेस द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर। तो उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी कराने के लिए क्या किया, आयोडीन को यहाँ ना रख के क्या कर दिया है, इस तरफ रख दिया, ताकि वो जिस ग्रुप में लाई करे उसी की प्रॉपर्टीज को मैच करे। पर इससे वो सीक्वेंस जो हो रहा है, जो पीरियोडिक लॉ है कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे, वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनका क्या था, डिस्पाइट बीइंग इन सेम ग्रुप सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब एक कुछ जगह पे ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया कि जहाँ पे एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस हो, एटॉमिक मास का सीक्वेंस तो फॉलो हो रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पर फिर भी कुछ ऐसे एलिमेंट एक साथ रखे हुए थे टेबल में जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच कर ही नहीं रही थी। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ बिग फ्लॉ, कि जो ये क्या हो गया, एक फ्लॉ वाली बात हो गई कि अगर देखोगे आप सोडियम को देखोगे और यहाँ पे अगर गोल्ड को देखें तो बिल्कुल भी इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैच नहीं करती। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद करें, ठीक है, 10th क्लास में हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, वहाँ पे सोडियम क्या है, ऑलमोस्ट मोस्ट रिएक्टिव में की कैटेगरी में आता है आफ्टर पोटेशियम और लिथियम। सोडियम आपका क्या है, काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है, और ऑन दी अदर हैंड गोल्ड क्या है, लीस्ट और बिल्कुल भी रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है या मेटल नहीं है। तो अब आप देखो एक ही कॉलम में मोस्ट और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कैसे आ सकते हैं, हाउ दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो गया है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है कि भाई ये सेम ग्रुप में रखे होने के बाद भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, मैच नहीं कर रही है। तो सोडियम एंड गोल्ड देखा जाए रिएक्टिविटीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक तरीके से जमीन आसमान का फर्क है। ये मोस्ट रिएक्टिव में और ये लीस्ट रिएक्टिव में बिल्कुल कम, ना के बराबर, और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई ये चीज़ क्या हो गई आपकी, यहाँ पे हमने डिस्कार्ड कर दिया इस पॉइंट को कि भाई ये चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है कि क्यों ये दोनों एक साथ एक ग्रुप में है जबकि इनकी रिएक्टिविटी तो बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट थर्ड, दैट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज विद ग्रुप 1 एलिमेंट बट सर्टेन प्रॉपर्टी रिजेंबल टू दी हेलोजेंस। ठीक है, तो इन्होंने हाइड्रोजन को कहाँ रखा है, फर्स्ट ग्रुप में रखा है, तो बट इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो काफ़ी हद तक इससे मैच कर रही थी, हेलोजन से मैच कर रही थी। तो हाइड्रोजन की पोजीशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे कि भाई हाइड्रोजन का यहाँ पे प्लेस जो है वो सही नहीं है, इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी तो हेलोजन से मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से भी मैच कर रही है, तो इसको कहाँ रखा जाए। इवन आज भी हम क्या करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो उसको हमने क्या कर दिया, एक अलग से जगह दे दी है, उसको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया है। वाई, बिकॉज एट सम प्लेसेस उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती है और 7th ग्रुप से भी मैच करती हैं। तो अब ऐसे पॉइंट पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है तो उसको या तो दोनों ग्रुप में रखा जाए या उसकी एक सेपरेट जगह बना दी जाए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक सेपरेटली जगह दे दी गई है कि भाई ये सेपरेट है। ठीक है, और आपको क्या कर दिया है, तो ये क्या था, इसका आंसर वो नहीं कर पाएगी ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। अभी भी हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं है, इट इज स्टिल कॉन्ट्राडिक्टरी कि कहाँ रखना चाहिए। अभी भी वो किसी भी ग्रुप में लाई नहीं करता कि वो फर्स्ट में ही लाई करेगा या 7th में लाई करेगा, बट इन्होंने तो उसको फर्स्ट में ही रख दिया था। तो यहाँ से तो शॉर्ट क्या हो गया, गलती हो गई कि भाई इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक हेलोजन से मैच कर रही है, तो इसका फर्स्ट ग्रुप में होना इज नॉट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन में गड़बड़ हो गई कि हाइड्रोजन का जो प्लेस था वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि भाई उसको कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, इसकी काफ़ी प्रॉपर्टी हेलोजन से मैच कर रही थी। ऑल राइट, नाउ द फोर्थ ड्रॉबैक क्या था, दैट ही डिड नॉट प्लेस द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट इन द टेबल। तो इन्होंने क्या किया, सबको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। तो हम ये जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटम है वो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स से हाइड्रोजन को आप देख लो, हाइड्रोजन में आपके 3 टाइप के आइसोटोप होते हैं, एक जिसका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो प्रोटियम का मास होगा 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का क्या होगा 3। तो ये तीनों भी अलग अलग रखे होने चाहिए थे, अलग अलग टेबल में, अलग अलग जगह, मतलब उस प्लेस पे रखा होना चाहिए था। बट यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, सिर्फ एक ही जगह पे सारे एटम को रख दिया है। और अगर हम एटॉमिक मास का सीक्वेंस देखें तो उस तरीके से ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको रखना पड़ेगा। ऐसे ही आपके बहुत सारे एलिमेंट हैं, कार्बन के आपके आइसोटोप हैं, आपके नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं, सोडियम के हैं, ठीक है, यू हैव मल्टीपल, ऑक्सीजन के आइसोटोप हैं, तो सबको अलग अलग रखना होगा। बट इन्होंने किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप को क्या किया, प्लेस नहीं किया इन दी पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे आइसोटोप को कोई जगह नहीं दी गई, आइसोटोप को अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया कि भाई अगर ये इसके डिफरेंट एटम है तो उनको भी जगह मिलनी चाहिए थी। तो आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए ये यहाँ पे भी इनका क्या हो गया है, ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया कि भाई उनको भी जगह मिलनी चाहिए।
राइट। नाउ फिर ये सारी बातें हो गई और हमें फिर क्या हुआ, हम मजबूर हो गए कि भाई कुछ और क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, कुछ और तरीके से इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, एक वेल फॉर्मेट में अरेंज हो जाए और हमें यहाँ पे दिक्कत ना हो, कोई एक्सेप्शन ना हो या कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस ना हो। जैसे कि इनमें क्या था कि भाई एटॉमिक नंबर जो इन्होंने लॉ बनाया था, पीरियोडिक लॉ दिया था, वही फेल हो गया कि इन्होंने स्ट्रिक्टली क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नहीं रखा। तो वहाँ अगर लॉ ही फेल हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, टेबल तो ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी नॉट ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स को देखा गया जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है। तो ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। अब हमें नए टाइप के क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी एंड उस क्लासिफिकेशन को समझने से पहले एक बार हम छोटा सा ये चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, विच इज़ लोथर मेयर कर्व। ठीक है, तो लोथर मेयर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बनाया, एक कर्व बनाया, एक ग्राफ बनाया जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी किया थ्रू द ग्राफ। तो क्या इन्होंने क्या था, प्लॉट किया था ग्राफ ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट द एटॉमिक वेट। ठीक है, तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ये रहा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट और ये रही आपकी एटॉमिक वॉल्यूम या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आप यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी ले सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट भी ले सकते हो। इन्होंने यहाँ पे क्या कंपेयर किया है, एटॉमिक वॉल्यूम को। तो जब इन्होंने ग्राफ बनाया, सो यू कैन सी द ग्राफ इज यहाँ पे क्या है, बहुत डिफरेंट ग्राफ है, मतलब अलग अलग जगह पे पीक्स आपके बन रहे हैं और क्या हो रहा है कि जो एक सिमिलैरिटी आनी चाहिए प्रॉपर्टीज में वो नहीं आ रही है। ऑल्दो कुछ एट सर्टेन पॉइंट पीरियोडिसिटी रिपीट हो रही है कि एक बार आपका ग्राफ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एक पीक पॉइंट आपका बन रहा है। तो कुछ सिमिलैरिटी मिल रही थी जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट्स क्या हो रहे थे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रखने से क्या कर रहे थे, पीरियोडिसिटी को रिपीट कर रहे थे, इसका मतलब अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे थे। बट पूरी तरीके से ये चीज़ फॉलो नहीं हो पा रही थी क्योंकि आप देख रहे हो ग्राफ में क्या है, बहुत सारा जिगजैग जिगजैग बन रहा है। ये ग्राफ आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, आपके चेंजेस हो रहे हैं, ग्राफ काफ़ी नीचे ऊपर जा रहा है आपका। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं हो पा रही हैं, दैट्स वाई। सो थ्रू बाय द स्टडिंग ऑफ लोथर मेयर कर्व, ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टू दी फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लोगों ने इस ग्राफ के थ्रू स्टडी करके ही बनाया। तो जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो कर्ता धर्ता है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, हेनरी मूजले, उन्होंने इसी कर्व को स्टडी किया और फिर ये डिटरमाइन किया कि भाई अगर हम इसको चेंज कर दें, ये जो पीरियोडिक लॉ में हम ले रहे हैं ना कि हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास रख रहे हैं, अगर हम ये चेंज कर दें, यही जो लॉ है उसको चेंज कर दें तो क्या होगा। तो लेट्स से प्रॉपर्टी को देखते हैं कि कैसे चेंज होंगी। सो नेक्स्ट व्हाट हैपन इज कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई इन दी रोल एंड हाउ इट इज़ मेड। तो जो ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो कैसे शुरू हुआ कि जो हेनरी मूजले हैं, इन्होंने क्या किया है, एक ग्राफ प्लॉट किया एंड ही ऑब्जर्व द रेगुलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एक्सरे स्पेक्ट्रा बना के इन्होंने एलिमेंट्स की क्या किया, सिमिलैरिटीज़ को ऑब्जर्व किया या रेगुलरिटीज़ को कि भाई कैसे वो चेंज हो रही है। तो उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का एक ग्राफ इन्होंने बनाया एंड ही गॉट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इन्हें यहाँ पे क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला फ्रीक्वेंसी वर्सेस जो आपके एटॉमिक नंबर था। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि भाई एटॉमिक नंबर पे क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर पे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएंगे एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। अब इसको थोड़ा सा आप डिटेल में ऐसे भी समझ सकते हो। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। और अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, ठीक है, एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूंगी तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आप ये जानते हो कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या होते हैं, सेम रहते हैं, बट अगर वो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर हम 1H1, 1H2 और 1H3 की बात करते हैं, हाइड्रोजन के 3 क्या कर रहे हैं, हम आइसोटोप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो तीनों में क्या है, सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, तीनों का इज 1, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑल दी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज 1, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप देखोगे पहले वाले में कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो ये 0 है, फिर दूसरे में आपका 1 न्यूट्रॉन है एंड देन थर्ड वाले में आपके पास 2 न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टीज में क्या दिख रहे हैं, ये वेरिएशंस दिख रहे हैं, एक सिमिलर पैटर्न नहीं दिख पा रहा है। तो अगर आप रेदर देन टेकिंग एटॉमिक मास उसका एटॉमिक नंबर ले लोगे, इसका मतलब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखोगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के थ्रू जब आपने प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया, तो क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, चाहे आइसोटोप हो चाहे आइसोबार हो, कोई भी हो, कोई भी आप किसी भी टाइप का आप वो ले लो, स्पीशीज ले लो, number of proton will not change, number of proton will remain same. That's why the periodic function, the periodicity of the element depends on the atomic number. इस वजह से हमें क्या मिला है, एक स्ट्रेट ग्राफ मिला है। इसका मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रेट डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब इसको करने से हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो कौन सी प्रॉब्लम थी, जो आइसोटोप को हमें अलग अलग रखना पड़ेगा। नाउ वी कैन पुट ऑल द आइसोटोप इन वन कॉलम ओनली, क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। तो नाउ जितने भी हाइड्रोजन के आइसोटोप है या किसी अदर एलिमेंट के आइसोटोप है, वो कहाँ होंगे, वो एक सेम कॉलम में ही एग्जिस्ट करेंगे, वो एक ही जगह पर होंगे। तो 1h1, 1h2, 1h3 ये क्या होंगे, टेबल में एक जगह होगी इनकी, एक कॉलम होगा इनके पास, एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में तीनों के तीनों एक ही जगह रहेंगे। वाई, बिकॉज दे ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट मीन्स एटॉमिक नंबर। अब जो आपकी पीरियोडिसिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे और एटॉमिक नंबर पे। तो यहाँ से जो हमारा लॉ था, जिसकी वजह से अब जो हम अभी तक जो पीरियोडिसिटी पढ़ते आ रहे थे वो एटॉमिक मास के ऊपर पढ़ते आ रहे थे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी क्या मिल रही थी, गलतियाँ मिल रही थी। अब ये गलतियाँ क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई बाय, बिकॉज हमने क्या किया है, यहाँ पे चेंज कर दिया है, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बता दिया है, विच सेज दैट, अब नया लॉ आ गया है। ये क्या कहता है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन द टेबल। तो अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, आपको उस तरीके से क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। देन वी हैव एनालाइज द प्रॉपर्टीज एंड वी सी द सिमिलैरिटी बिटवीन द एलिमेंट्स, की क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं एलिमेंट्स के अंदर। सो अब देख लेते हैं हमारी नई टेबल कैसी दिखेगी। सो द इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये क्या था, दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम और द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन का नंबर ले लो या प्रोटॉन का नंबर ले लो, एक ही बात है, ठीक है, दे आर इक्वल इन न्यूट्रल स्टेट, राइट। सो इट रिलेट्स टू द क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हमें ये भी पता है कि भाई जो एटॉमिक नंबर है उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हैं और एटॉमिक क्वांटम नंबर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, एटॉमिक नंबर से हम क्वांटम नंबर को रिलेट करेंगे एंड देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, राइट। देन thus periodic law is the consequence of periodic function of variation in electronic configuration। तो जो periodic law है is a consequence of periodic variation in electronic configuration, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वेरिएशन होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगा, आप देखोगे सेम टाइप से फॉलो हो रहा है, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट क्या कर रहा है, एक सेम टाइप के सब शेल में जा रहा है, एस में जा रहा है, फिर कुछ एलिमेंट्स का देखा गया कि पी ब्लॉक में ही लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कुछ ब्लॉक्स में देखा गया कि भाई डी में आपका क्या जा रहा है, डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट कर रहा है। तो ये सब पीरियोडिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, या पीरियोडिक लॉ जो है हमारा, ये जो रेगुलरिटीज हैं, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में डिफरेंट आपका क्या आएगा, सबशेल में इलेक्ट्रॉन विल एंड अप इन दी डिफरेंट सबशेल, और उस सबशेल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को क्लासीफाई कर देंगे, या उनको एक पर्टिकुलर शेल में, सॉरी नॉट शेल, एक पर्टिकुलर कॉलम में रख देंगे, राइट। सो फ्रॉम हियर वी गॉट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये क्या हमारी बड़ी लंबी चौड़ी सी पीरियोडिक टेबल बन गई है, जिसमें क्या है, जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं और कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को हमने क्या बोला है, पीरियड्स बोला है, और ये कितने हैं, टोटल 7 रोज हैं हमारे पास, एंड वी हैव 18 ग्रुप्स, जिनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल कॉलम्स। तो ये वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला जाता है, एंड टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 18 ग्रुप्स हमारे पास हैं इन द टेबल, ठीक है। आगे द पीरियड नंबर कोरस्पॉन्ड टू द
हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पीरियड नंबर क्या बताएगा आपका हाईएस्ट क्वांटम नंबर। इसका मतलब है कि क्वांटम नंबर को डायरेक्टली रिलेट करा। अगर आपका पीरियड नंबर 1 है, इसका मतलब आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है 1, ठीक है। पीरियड नंबर 7 है, इसका मतलब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 7, तो इसका मतलब हाईएस्ट शेल हो गया, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला शेल। तो इस तरीके से पीरियड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है, कि आपके पास सबसे बड़ा क्वांटम नंबर क्या है या आपके पास कितने शेल हैं। इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एटम, कि भाई एक एटम के पास कितने शेल होने वाले हैं। देन आपका जो ग्रुप नंबर है वो क्या बता रहा है आपको, it tells about the vertical columns or the groups, it tells about the similar outer electronic configuration are placed in same group। तो अगर आपकी आउटर मोस्ट शेल हम लोग जानते हैं सबसे बाहर वाला शेल, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन अगर सिमिलर है देन यू विल बी प्लेस इन अ सेम कॉलम। अगर आपके बाहर की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम आती है देन यू विल बी प्लेस इन द सेम कॉलम। तो इस तरीके से आप क्या हो जाओगे, सेम प्रॉपर्टी को डिफाइन करोगे, सेम प्रॉपर्टी को रिलेट करोगे। सो वर्टिकल रोज सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज का क्या मीनिंग है और वर्टिकल कॉलम्स का क्या मीनिंग है हम समझ चुके हैं यहाँ पे कि इस तरीके से डिफाइन करेंगे। नाउ दिस इज एक्चुअली हाउ आर पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक। तो ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है, पूरी नहीं है ये, अब आती है ये पूरा क्या है हमारा पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन है। ऑल्दो यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐसे इस फर्स्ट कॉलम में रखा गया है बट इसको अलग से भी हम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी इसकी प्लेस क्या है डिसाइडेड नहीं है कि भाई इसको फर्स्ट में रखना है या फिर इनको हेलोजेंस के साथ रखना है, 17th ग्रुप में रखना है, ठीक है। तो अभी उसको हम हाइड्रोजन को थोड़ा सा छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे करेक्टली प्लेस्ड हैं इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो आप देख रहे होगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है 1, फिर वहाँ पे 2 आया, देन 3, 4, फिर बीच में कुछ गैप है 5, 6, 7, इस तरीके से आपका क्या है एक सीक्वेंस में। और यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है कि भाई 31 पहले आ गया 30 बाद में आया है, आपका एक पूरा क्या हो रहा है सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो एलिमेंट्स आर पुट इन द पीरियोडिक टेबल in the increasing order of their atomic number. So you can see this is how the periodic table looks like, right? अब ये हमारा पूरा periodic table इस तरीके से दिखती है। अब इसके बारे में हम देख लेंगे कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको हम पीरियड्स बोल रहे हैं एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको हम ग्रुप्स बोलेंगे, ठीक है। एक बार इनका नॉमेनक्लेचर भी देख लेते हैं कि भाई एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो नॉमेनक्लेचर हम जानते हैं कि एलिमेंट्स के कुछ सिंबल होते हैं और कुछ पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं, ऑलराइट। इसमें से 94 एलिमेंट्स तो आपके नेचुरली अर्थ से मिले हैं हमें, ठीक है, नेचुरली फाउंड है, बट 24 जो है वो क्या है आपके आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हैं। तो ये क्या है आपके सिंथेसाइज किए गए, मतलब बनाए गए हैं, लैब में प्रिपेयर किए गए हैं विथ सम रिएक्शन। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको क्या किया गया है बनाया गया है, सिंथेसाइज किया गया है, या जिनकी डिस्कवरी क्या है काफ़ी क्या है कॉन्ट्रडिक्टरी है कि किसने डिस्कवर किया। तो उनका नाम हमने बाद में क्या रखा गया है, बाद में साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया है, राइट। तो उन सब एलिमेंट के नेम में क्या होता है कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि भाई किसने डिस्कवरी की, कहाँ डिस्कवरी हुई, उस बेसिस पे पूरी जब तक रिसर्च नहीं हो जाएगी तब तक एलिमेंट को पर्टिकुलर नेम नहीं दिया जाएगा। सो अंटिल इट इज़ नॉट क्लियर कि भाई इस एलिमेंट का क्या पर्टिकुलर नेम है, उसको क्या दिया गया है एक जनरल नेम दे दिया गया है, एक IUPAC नेम दे दिया गया है, ठीक है। तो IUPAC हम जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों के नेमिंग वगैरह को डील करती है। जैसे कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स के नेम थे, कार्बन एंड कंपाउंड, उसके लिए भी हम IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हमें उसकी ज़रूरत है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका नेम क्लियर नहीं है, जिनकी डिस्कवरीज क्लियर नहीं है, तो उनको हम एक कॉमन नेम दे देते हैं एंड देन सो दैट इज़ अ नॉमेनक्लेचर फॉर द एलिमेंट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट विद ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर, जिनका नंबर क्या है 100 से ज़्यादा है। तो 100 से ज़्यादा वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक जनरल क्लासिफिकेशन है, जनरल नॉमेनक्लेचर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो द न्यू एलिमेंट विद वेरी हाई एटॉमिक नंबर आर हाईली अनस्टेबल, वी नो दैट, ओके, एंड सिंथेसाइज रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे जो 100 के ऊपर एलिमेंट्स हैं वो क्या है काफ़ी ज़्यादा हाईली अनस्टेबल है, इनको सिंथेसाइज करने के लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट और लैब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मतलब ये ह्यूमन के थ्रू प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, ह्यूमन का ही इसमें कुछ रोल है
सो दैट्स वाई इनकी डिस्कवरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा जिस पर्सन ने इसको डिस्कवर किया है। बट अंटिल दैट इज़ नॉट क्लियर, जब तक पूरे सबूत नहीं मिल जाते अदालत को, तब तक क्या होगा, आपका केस चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक नाम दे दिया जाएगा कि भाई चलो ये नाम हम असाइन कर दे रहे हैं फॉर नाउ। तो यहाँ पे वाई डू वी नीड सम दिस नॉमेनक्लेचर, तो हमें इस नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो क्या हुआ कि जैसे एटॉमिक नंबर 104 है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अमेरिकन ने इसको नाम दिया रदरफोर्डियम और सोवियतन ने इसको नाम दिया कर्चेटेवियम, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि किसके नेमिंग को क्या सही माना जाए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, प्रूफ इकट्ठा करने पड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए। सो अंटिल देन यू हैव टू असाइन अ IUPAC नेम, एक कॉमन नेम, एक जनरल नेम आपको उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा। सो इन दैट केस IUPAC रिकमेंडेड टू यूज सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर अंटिल न्यू एलिमेंट डिस्कवरी हैज़ बीन प्रूव। तो जब तक नया, जैसे ही कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ और अगर उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसका नाम जब तक क्लियर हो जाता है तब तक आप उसको क्या रखोगे, एक IUPAC नेम दे दोगे, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल असाइन द रियल नेम, बट टिल देन आपको क्या करना है, उसको एक टेम्परेरी IUPAC नेम देना है। अब ये IUPAC नेमिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है कि भाई आप कैसे रखने वाले हो, और एलिमेंट्स का नेम कैसे होगा। एलिमेंट्स का नेम इज कंप्राइज ऑफ द रूट ऑफ ईच डिजिट इन द एटॉमिक नंबर प्लस उसके पीछे आप क्या लगा दोगे, EM वर्ड लगा दोगे, IUM, ठीक है। सो अगर हम देखें हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हर नंबर के लिए क्या गया है, हर डिजिट के लिए हमने एक नेम बनाया है कि 0 होगा तो हम निल वर्ड यूज़ करेंगे, 1 होगा तो अन यूज़ करेंगे, 2 है तो बाई यूज़ करेंगे, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, ठीक है। तो इस तरीके से, और सिंबल क्या होगा, N यूज़ होगा, इसका U होगा, ऐसे करके हमने क्या कर लिया है, इसके स्टार्टिंग के लेटर को क्या कर लिया है, उठा लिया है। इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, आप सबको नेम करने वाले हैं। तो आगे आप देखोगे ये क्या है हमारा नोटेशन फॉर द IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब एक बार नेमिंग देख लेते हैं। लेट्स से ये एक एलिमेंट दिया है 112, इसका आपको नाम रखना है। तो आपको 1 के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, 1 1 2। तो 1 के लिए क्या है, अन, अगेन 1 के लिए क्या जाएगा अन, और 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, बाय, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि इसमें क्या करना होता है, आपको रूट वर्ड, तो ये हो गया, इन तीनों से मिलकर आपका बना है क्या है, रूट वर्ड, और उसके पीछे क्या लगाना है, EM। तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये डबल आई, यहाँ पे लास्ट भी आई से हो रहा है, तो डबल आई नहीं लगाओगे, आप सिंगल आई लेने वाले हो, और ये क्या नाम रहता है, अन BM। सो नाम क्या हो गया इस एलिमेंट का, 112 का, जब तक इसकी डिस्कवरी नहीं हो जाती है, प्रूव नहीं हो जाता है, हम इसका नाम क्या रखने वाले हैं, अन BM, ठीक है। और अभी इसका सिंबल क्या हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, इनिशियल लेटर को बताओगे, तो UUB, दिस इज द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट। देन एटॉमिक 108 में क्या होने वाला है, तो 108 में 1 के लिए अन आ जाएगा, 0 के लिए निल आ जाएगा, 8 के लिए ऑक्ट आ जाएगा, तो अन निल ऑक्ट, ठीक है। और उसको क्योंकि EM के साथ लगाना है तो अन निल ऑक्टियम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया है, नेम ऑफ द एलिमेंट हो गया है, और सिंबल क्या होगा, UNO, ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया। तो इस तरीके से बहुत सिंपल आपका नोटेशन है, आप देख सकते हो कि भाई किसी भी एलिमेंट का अगर नाम रखना है तो इस तरीके से हम रख सकते हैं। कुछ हमें पर्टिकुलर नोटेशन दे दी गई है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, नाम रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो ये पूरे सारे एलिमेंट्स हैं 101 से लेके आपका 118 तक, जो सारे नाम हैं आपके IUPAC नेमिंग के हिसाब से। तो ये इस तरीके से नाम रखे गए, एंड नाउ उनका ऑफिशियल नेम भी डिसाइड कर दिया है। तो 101 में पहले आपका नाम क्या था, जब तक वो क्लियर नहीं था, अनिलियम, अनियम, ठीक है, अनिलियम। तो यहाँ पे अब जो हमें पता चल गया ये कौन सा एलिमेंट है, मेंडेलियम, ठीक है। तो MD से इसका हमने नाम रख दिया है। तो इस तरीके से जब तक हमें एलिमेंट्स के नेम क्लियर नहीं थे, हमने उनको कुछ IUPAC नेमिंग असाइन किए थे, एंड देन वंस वी डिस्कवर्ड द थ्योरी हैज़ बीन प्रूव्ड, तो हमने उसको क्या कर दिया, उसका रियल नेम से भी सिंबल डिसाइड किए हैं, उनका एक नाम भी रख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग ऑफ दी हम देखेंगे एलिमेंट डिसाइड की जाती है। तो चलो हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, व्हाट वुड बी द IUPAC नेम फॉर द सिंबल फॉर एंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। तो 120 अगर है तो क्या होने वाला है, अगेन आप ब्रेक करोगे इसको, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय और निल, सो हो जाएगा अन बाय लीनियम, निलियम, ठीक है। और सिंबल क्या हो जाएगा, UBN, क्योंकि आप में यहाँ पे U है, अन है, B का B ले लिया, बाय का B ले लिया और निल का N ले लिया। तो इस तरीके से सिंबल हो गया।
सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे आगे की बात करते हैं ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपकी किससे मिलकर बनी है? पीरियड्स एंड ग्रुप से। तो एक एक करके हम पीरियड्स को समझते हैं कि भाई जो पीरियड्स हैं, आपने देखा था कि हमारे पास कितने पीरियड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट 7 पीरियड्स हैं टोटल, हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 18 कॉलम्स हैं या 18 ग्रुप्स हैं। तो हम इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन कि कैसे इनको डिफाइन करेंगे, कैसे एलिमेंट्स को डिफरेंट पीरियड्स एंड ग्रुप में रखा गया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, ठीक है। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो रोज हैं हमारी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं। सो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल, हमने देखा था कि हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है और हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल करते हैं। एसपीडीएफ ऑर्बिटल है हमारे पास, इन अ शेल इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सब शेल और डिफरेंट ऑर्बिटल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब पीरियड्स क्या करते हैं? पीरियड्स इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ शेल, कि भाई आपके इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ शेल आने वाले हैं, दैट इज डिनोटेड बाय द पीरियड्स, ठीक है। जैसे कि अगर फर्स्ट पीरियड में है तो फिलिंग ऑफ लोएस्ट लेवल, इसका मतलब आप कौन से सब शेल को फिल कर रहे हो? आप फर्स्ट सब शेल को फिल कर रहे हो। अगर आपका एन का नंबर फर्स्ट पीरियड क्या है, अगर आप फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हो, दैट मीन्स यू आर फिलिंग द लोएस्ट शेल, के शेल की आप बात कर रहे हो। अगर आप लेट्स से आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि फर्स्ट पीरियड की जब हमने बात की तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आएगा? हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम। वाई? बिकॉज ये क्या कर रहे हैं आपके, इनके पास सिर्फ एक ही सब शेल है विच इज एस, जहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? अरेंज हो गए। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s में चला गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 हो गया। इस तरीके से आपकी क्या होगी? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। तो फिलिंग ऑफ द लोएस्ट, तो ये हमारा कौन सा एनर्जी लेवल है? 1s हमारा किस सब शेल, 1s सब शेल किस में लाई करता है? हमारा के शेल में लाई करता है, जो कि लोएस्ट लेवल है, हमारा लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हैं? फर्स्ट पीरियड में हमारे टोटल एलिमेंट कितने हैं? 2, ठीक है, राइट। देन सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें तो हम कौन से शेल को फिल कर रहे हैं? सेकेंड पीरियड का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई अब? 2। तो n की वैल्यू 2 पे हमारा कौन सा शेल होता है? n। अब इसमें देख लेते हैं कि कितने एलिमेंट्स इस पीरियड में लाई करते हैं। तो लिथियम, बेरिलियम और हमारे क्या हो गए आगे? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये सब क्या करते हैं आपके किस रो में लाई करते हैं? दे लाई इन दी सेकेंड पीरियड, ठीक है। ये सब किस उसमें लाई करेंगे? सेकेंड पीरियड में लाई करेंगे। और इनके और जो कॉन्फ़िगरेशन है देखो आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट है। तो सेकेंड शेल में हमारा जो एल शेल है उसमें कौन कौन से सब शेल होते हैं आप देखते हो? 2s और 2p, ठीक है। तो 2s और 2p देखो आप फिल कर रहे हो यहाँ पे, लास्ट में आपका क्या आ रहा है? या तो 2s आ रहा है या 2s और 2p दोनों आ रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है? ऑर्बिटल फिल हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम नंबर देखें तो कितने टोटल हमारे पास एलिमेंट्स हैं? टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं इन दी सेकेंड पीरियड, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले पीरियड की बात करें तो ये हमारा क्या है? पहला पीरियड जो था इसमें सिर्फ टोटल 2 एलिमेंट थे। तो ये कैसा है? वेरी शॉर्ट पीरियड है। कैसा है ये? वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है तो हम इसको क्या मानेंगे? वेरी शॉर्ट। फिर उसके बाद अगर हम इस पे आते हैं तो ये भी क्या है? इसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको नेम दे देंगे शॉर्ट पीरियड, ठीक है। वो वेरी शॉर्ट था और ये क्या है? शॉर्ट पीरियड। ऑल राइट, देन थर्ड पीरियड में देख लेते हैं। थर्ड का मतलब है एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होने वाली है। तो पहले ही जब हमने रोज की बात की तो हम बता रहे थे कि रोज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करिए। तो कौन से शेल की हम बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट दी एम शेल, बिकॉज यहाँ पे एन का नंबर क्या है? 3, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स लाया करते हैं। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? इट ऑल्सो हैज़ दी 8 एलिमेंट्स। तो ये दोनों ही क्या है? शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि दोनों के पास क्या है? टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। So both of them are known as short period. Why? Because they have 8 atoms only, not atom, 8 elements only, right? तो इस तरीके से आपका डिफाइन होता है। और कॉन्फ़िगरेशन से आप पता कर सकते हो, क्योंकि देखो ये 3s में एंड हो रहा है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहा है? 3s में जा रहा है, इसका भी 3s में जा रहा है। यहाँ पे भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो किस में जा रहे हैं? आपके 3s और 3p में जा रहे हैं। दैट्स वाई दे बिलोंग्स टू द शेल नंबर 3। ये कौन से शेल को बिलोंग कर रहे हैं? एम शेल को बिलोंग कर रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं। हम फोर्थ पीरियड की बात कर लेते हैं। फोर्थ मतलब एन की वैल्यू 4 होगी और कौन सा शेल है? एन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिलिंग ऑफ एन शेल में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो जो आपका
जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो कौन सा है आपका, या तो 4s होगा या 4s2 होगा। ऑल्सो यहाँ पे हम फिलिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल भी होते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 3d ऑर्बिटल में भी जा रहे हैं, विच आर दिस। तो आपका स्कैंडियम से लेके जिंक तक क्या होता है, आपके 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। देन तो आप देख रहे हो कि या तो इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है या 4s में जा रहा है। तो ये तो यहाँ पे भी जा रहा था, एक्स्ट्रा क्या आ गया है कि आपका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में भी जा सकता है, एंड सिमिलरली हेयर एज वेल। देन इसको हम क्या बोलेंगे, हमको बोलेंगे 3d ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पे ये क्या हो गया, अब ट्रांजिशन हो गया है। एक्चुअली इधर क्या है, ये प्योर मेटल्स हैं, एंड इधर आप देखोगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, और आपके क्या हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस, हम इसको क्या बोल देंगे, 3D मतलब ये थर्ड रो को ये जो है आपके, नॉट थर्ड रो, ये जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इट विल गोइंग इनटू द 3d ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे, 3d ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। ठीक है। ऑल्सो फिलिंग ऑफ 4p ऑर्बिटल, तो ऑल्सो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 4p ऑर्बिटल में भी आपके क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, दे विल एंड अप फिलिंग इन द 4p ऑर्बिटल। तो ये देखो, आप देख रहे हो गैलियम जो है वो आपका 4p यहाँ पे आ रहा है, इट विल नाउ फिल इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन टू द 4p ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आपके टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास आ गए हैं कितने, 18 एलिमेंट्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ लॉन्ग पीरियड, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास टोटल 18 है, एज कम्पेयर टू अदर। पहले हमारा वेरी शॉर्ट है, फिर शॉर्ट पीरियड आया, हमारे पास 2 शॉर्ट पीरियड आए, अब हमारे पास एक लॉन्ग पीरियड आ गया है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पीरियड मतलब ओ शेल की बात कर रहे हो आप। यहाँ पे भी क्या होने वाले हैं आपके, आप देखोगे काफ़ी लंबी सीरीज है। तो यहाँ पे आपके पास 5s वाला भी ऑर्बिटल वाले भी एलिमेंट हैं। देन आपके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4d में भी जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 4d ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, क्योंकि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में जा रहा है। तो यू कैन नेम द एलिमेंट लाइक दिस, ठीक है। अब आपका 5p ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हम कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p में जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है सबकी। एंड टोटल अगर आप ऐड करोगे तो अगेन द टोटल नंबर इज 18। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, टोटल 18 एलिमेंट्स आ गए हैं। अगेन ये क्या बन जाएगा हमारा, एक लॉन्ग पीरियड बन जाएगा। क्या बन रहा है हमारा, ये लॉन्ग पीरियड। तो अभी तक हमारे पास एक वेरी शॉर्ट पीरियड आया है, 2 शॉर्ट पीरियड और 2 लॉन्ग पीरियड आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। देन वी हैव 6th पीरियड। अब 6th पीरियड में काफ़ी सारे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बहुत सारे नंबर डिफाइन किए गए हैं। तो ये जो 2 एलिमेंट है ये तो 6s में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक 4f सीरीज बन रही है पूरी। तो अगर, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, आपका 4d में जा रहा है, एंड हेयर इट विल गो इनटू 6p। तो डिफरेंट ऑर्बिटल में आपके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड अप कर रहे हैं इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो सबसे बाहर या सबसे एंड में सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इधर 4s में जा रहा है, 6s में जा रहा है, इधर 4f में जा रहा है, यहाँ d में जा रहा है, यहाँ p में जा रहा है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। अगर हम टोटल बात करें कि भाई कितने एलिमेंट है, तो टोटल ये कितने हैं, 32 एलिमेंट्स है। अब आप कह रहे हो कि मैम देखने में तो नहीं लग रहा कि ये टोटल 30 है, तो आप एक बार यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो। ये जो है यहाँ पे 57 से लेके 71 तक हमने नंबर दिया, मतलब इतने एलिमेंट एक ही क्या कर रहे हैं, कॉलम में हैं, एक ही बॉक्स में ये सारे एलिमेंट्स आपके क्या हैं, लाई कर रहे हैं। तो अगर आप टोटल करोगे देन यू विल गेट दी 32 एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इनको हम बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। ये क्या हो गया हमारा, वेरी लॉन्ग पीरियड भाई, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट आ गए हैं तो हम क्या बोलने वाले हैं, वेरी लॉन्ग हो गया भाई, इसमें बहुत एलिमेंट्स आपके हैं। अब अगर मैं बात करूँ इस 4f सीरीज़ की, तो इसको हमने अलग से रखा है, ठीक है, थोड़ा सा इज्जत दे दी है। क्यों, क्योंकि इन 4f सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी डिफरेंट हैं। और क्योंकि ये एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट्स को नहीं रख सकते हम, तो हमने क्या किया, उसके लिए एक अलग से सीरीज़ बना दी है, राइट। तो ये सेरियम से लेके आपका क्या है, 14 एलिमेंट्स हैं आपके, और 14 एलिमेंट्स को हमने क्या रखा है, एक सीरीज़ का नाम दे दिया है लेंथेनॉइड सीरीज़। अब लेंथेनॉइड क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड के बाद वाले जो एलिमेंट है, लेंथेनॉइड के बाद लेके 71 नंबर तक
जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है आपका 4f सबशेल में या 4f ऑर्बिटल में जा रहा है, और उसको हमने एक अलग से सीरीज में रख दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं दे कम अंडर दिस सीरीज, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। और ये टोटल कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट्स है, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, 6 पीरियड डिफाइन होता है। अब 7th पीरियड की बात करें तो ये भी काफ़ी लॉन्ग पीरियड है। यहाँ पे भी अगेन सेम कहानी है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि ये जो 5f सीरीज़ है, अगेन इसमें बहुत सारे क्या है एलिमेंट हैं, तो हमने क्या कर दिया, उनको अलग से उठा के एक सीरीज़ में रख दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई, बिकॉज फ्रॉम द एक्टिनॉइड टू लॉरेंशियम ये आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई 14 एलिमेंट टोटल हैं हमारे, जिनको हमने अलग से उठा के एक सीरीज़ में रखा है जिसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज़। तो एक्टिनाइड एलिमेंट से शुरू हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है, एक्टिनाइड सीरीज़। अब इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो मोस्टली क्या है, आपके मैन मेड या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका मतलब सिंथेसाइज करके बनाए गए हैं, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेडियो एक्टिव सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज में आपके सबसे ज़्यादा आपको मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सी सीरीज में मिलने वाले हैं, दैट कम्स अंडर द एक्टिनाइड सीरीज। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिफाइन किया गया है और उन पीरियड्स को एक नेमिंग दे दी है, दैट इज ये वेरी लॉन्ग पीरियड एंड अगेन इट ऑल्सो कंटेन 32 एलिमेंट। तो ये भी क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, वेरी लॉन्ग पीरियड। तो हमारे पास एक वेरी शॉर्ट है, दो शॉर्ट पीरियड है, दो लॉन्ग पीरियड है और दो आपके वेरी लॉन्ग पीरियड है। इस तरीके से आपके पास क्या होता है कि एलिमेंट्स का नंबर डिफाइन हो गया है कि आपको पता चल गया है कि भाई कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ से हमें एक बहुत बेहतरीन नंबर मिलता है विच इज़ नोन एज, अभी हम ग्रुप की बात करने से पहले मैं आपको उस नंबर के बारे में बता देती हूँ, इट्स कॉल्ड अ मैजिक नंबर, ठीक है। तो मैं आपको एक मैजिक नंबर बताने वाली हूँ आज, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मैजिक नंबर के थ्रू आप याद कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। सो द मैजिक नंबर इज 2, जो पहले पीरियड का नंबर था, फिर कितने एलिमेंट्स थे, 8 8 एंड देन 18 18, तो आप मैजिक नंबर को याद कर लोगे एंड 32 एंड 32, ठीक है। सो दिस इज योर मैजिक नंबर। विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पर्टिकुलरली पीरियड्स के बारे में पता है किसी एलिमेंट के, तो आप क्या कर सकते हो, उसके एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार मैं पीछे आपको पीरियोडिक टेबल पे लेके जाती हूँ एंड देन देयर विल बी सी कि हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर बाय यूजिंग द मैजिक नंबर, ठीक है। सो बस हम पहुँच ही गए हैं अपने पीरियोडिक टेबल पे, ऑल राइट। सो दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे हम इस मैजिक नंबर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। लेट्स से मुझे रुबिडियम का एटॉमिक नंबर जानना था, आई डिडंट नो कि रुबिडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैजिक नंबर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड तक आप क्या करोगे, आपको पता है कि कितने नंबर का गैप होता है, कितने का है ये 2, फिर आपके पास मैजिक नंबर क्या था 8, देन इसके बीच में कितना गैप होगा 8 एंड देन इट विल हैव 18 गैप, फिर आपका क्या होगा 18 एंड देन 32, और आगे आपको निकालना नहीं है तो आपको एक और 32 करना ही करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आपको हाइड्रोजन का नंबर पता है और आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि लिथियम सेकेंड पीरियड में लाया करता है। सो बस आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर में 2 प्लस कर देना है, देन यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1 एंड लिथियम का में 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, लिथियम का एटॉमिक नंबर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन यू नो द पीरियड फॉर रुबिडियम कि ये क्या कौन सा है आपका 1 2 3 4 5 फिफ्थ पीरियड में आता है, और उससे पहले आपका क्या है, पोटेशियम आएगा। तो अगर आपको पता है कि रुबिडियम के ऊपर पोटेशियम आता है एंड इफ़ यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, तो एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19। नाउ आपको कैलकुलेट करना है रुबिडियम का एटॉमिक नंबर, तो बस आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 18 ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करो, मैजिक नंबर लिख दो 2, 8, 18, 18 एंड 32, ठीक है। तो ये सेकेंड पीरियड में आने के लिए, ये थर्ड पीरियड में आने के लिए, ये फोर्थ पीरियड में आने के लिए, फिफ्थ पीरियड में आने के लिए। तो आपका रुबिडियम कौन सा है 1 2 3 4 5, फिफ्थ पीरियड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो बस आपने यहाँ पे 18 ऐड किया तो आपका क्या आ गया 37। सो फ्रॉम हियर आप क्या कर सकते हो, किसी भी एटॉमिक नंबर का क्या कर सकते, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द मैजिक नंबर, राइट। चलो
ओके, अब आगे देखते हैं कि लेट्स से कोई भी और नंबर ले सकते हो। यहाँ पे आपको कोबाल्ट से क्या आना था, रोडियम तक आना था, तो कोबाल्ट का नंबर आपको पता है कितना है 27। अब कोबाल्ट से रोडियम तक आने तक आपको क्या करना पड़ेगा 18। सो आप क्या करो, कोबाल्ट 27 में जब आप 18 प्लस करोगे सो विल गेट दी एटॉमिक नंबर फॉर रोडियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट यूजिंग दी मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर आपने निकाल लिया है, मैजिक नंबर याद भी रहेगा क्योंकि इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। पहले में 2 पीरियड हैं, फिर 8, फिर 18, देन 8 एंड देन 18 एंड 32। ठीक है, इस तरीके से मैजिक नंबर की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। सो बस एक चीज, उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स की अगर आपको इन्फॉर्मेशन है या आपको ये पता है कि भाई वो किस ग्रुप में लाई कर रहा है, किस एलिमेंट के नीचे आ रहा है, देन यू कैन कंसेक्यूटिवली कैलकुलेट दी एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था जो आपको हेल्प करेगा एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम काफ़ी आगे आ गए थे, अभी देखते हैं। सो हमने ये एक छोटा सा मैजिक नंबर पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे ग्रुप्स की कि भाई हमने सारे पीरियड्स को डिफाइन कर दिया। वी हैव टोटल 7 पीरियड जिनमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लिए कि कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसकी क्या खासियत है, कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वेरिएशन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे वेरिएशन डिफरेंट होता है। जब रोज में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरिएशन होगा। सो आपको ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, उस तरीके से आपके प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाएंगी फॉर द एलिमेंट। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं आपके ग्रुप्स की। ठीक है, तो ग्रुप्स क्या हैं, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैज सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन एंड दस हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टी। तो अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में हो, आप एक पर्टिकुलर कॉलम में हो, तो उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। मतलब द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द सेम काइंड ऑफ ऑर्बिटल। या तो वो एस में जा रहा होगा या सारे पी में जा रहे होंगे, मतलब जो भी एलिमेंट हो उन सब के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होगा, या तो पी में जा रहा होगा या एस में जा रहा होगा, डी में या एफ में। तो इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। एग्जैक्ट सेम नहीं बट सिमिलर है। ठीक है, तो जब भी आप सेम ग्रुप में लाए करते हो, सेम कॉलम में लाए करते हो, दैट मीन्स द कॉन्फ़िगरेशन इज क्वाइट सिमिलर। दैट्स वाई अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम तरीके से बिहेव कर रहा है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन सेम टाइप के सबशेल में जा रहा है या ऑर्बिटल में जा रहा है, तो प्रॉपर्टी का सिमिलर होना बहुत ही लाजमी है, बहुत कॉमन है कि प्रॉपर्टीज आपकी सेम होने वाली हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये हमारे पास क्या है, पूरा एक रो है। फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट ग्रुप आप इसको बोलोगे, सबका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। और अगर आप इनका सिंबल्स देखोगे, ये सारे सिंबल्स हैं। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, सो यू कैन सी इन ऑल द एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनटू द एस सबशेल। तो हर जगह क्या हो रहा है, आपका एस के लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनटू द एस सबशेल। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया कि भाई ये सारे एलिमेंट जो है इनकी क्या है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। दैट्स वाई दे ऑल बिलोंग टू अ सेम ग्रुप। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होने वाली है, सेम। अब देखो ये भी एक मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल, ये सारे मेटल हैं और काफ़ी रिएक्टिव मेटल हैं। तो देखो ये दो प्रॉपर्टी आपको अभी मैंने बता दी, दैट दे पोजेस सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दैट ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक्स क्या डिफाइन करते हैं। इस तरीके से आपके बहुत सारे ब्लॉक्स बन जाएंगे। आप क्या करोगे, कॉलम्स को जोड़ते जाओगे और कॉलम्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे ब्लॉक्स में। तो ब्लॉक्स को पढ़ना ज़रूरी है। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स इज बेस्ड ऑन द SPDF ऑर्बिटल, कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस बॉक्स ऑर्बिटल में जाएगा, हम क्या कर देंगे, उस ब्लॉक को उस कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। पहला है S ब्लॉक, दूसरा हमारे पास P ब्लॉक, फिर हमारे पास आता है D ब्लॉक एंड लास्टली वी हैव F ब्लॉक। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है कि भाई ये वाले जो दोनों कॉलम हैं, इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, S ऑर्बिटल में गया है। दैट्स वाई दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ S ब्लॉक। सिमिलरली लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द P ब्लॉक, दैट्स वाई ये क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट है, एंड D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो सिमिलर तरीके से, इस तरीके से हमने क्या किया है, 4 तरीके से कैटेगराइजेशन किया है ऑफ द एलिमेंट, राइट। तो आप देख लीजिए एक बार इन एलिमेंट्स को और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, हमारे ये सारे मेटल्स हैं, ये भी मेटल है लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल हैं, मतलब जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब धीरे धीरे मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है,
कम होती जा रही है और वो क्या हो रहा है, नॉन मेटल की तरफ जा रहा है। इधर जाके क्या देखोगे, आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादातर नॉन मेटल मिलेंगे, कुछ मेटल्स हैं, देन आपके मेटलॉइड आ गए बीच में, और इस तरफ पूरा जो ग्रीन और ये जो आपका पिंक एरिया है, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे। और ये तो आपके सारे मेटल्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं और ये नॉर्मल मेटल्स हैं, जो जिनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल क्या है, ब्लॉक में डिवाइड होती है। तो आपको 1 to 2 ऐसे 1 से लेके 119 एग्जैक्ट ऐसे नहीं याद करना है। अब आपको क्या करनी है, टेबल को कैसे याद करना है, याद करने का तरीका क्या है कि आप ब्लॉक वाइज याद करोगे, कि आपने ब्लॉक एस ब्लॉक जो है उसके दोनों कॉलम्स को याद कर लिया, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। फिर आपने ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 ऐसे करके एक एक ग्रुप को याद कर लिया है, जो पूरा किसके अंदर आ रहा है, पी ब्लॉक के अंदर आ रहा है। एंड देन सिमिलरली फॉर डी एंड एफ, ठीक है। I will share a short video on how of the trick by which you can learn the name of the element, कि भाई एस ब्लॉक के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है। तो जो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आ रहा है, इसको कैसे याद करें। तो इसके लिए एक निमोनिक है, जिसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी फॉर दी होल पीरियोडिक टेबल। तो आप पूरे तरीके से पीरियोडिक टेबल को क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। इट विल बिकम वेरी ईजी। तो हम पीरियोडिक टेबल को भी लर्न करेंगे एंड आई विल शेयर द वीडियो। तो स्टे अपडेटेड। और हाइड्रोजन को देखो क्या रखा है, मैंने बोला था हाइड्रोजन की जगह अलग है, बिकॉज ना तो वो फर्स्ट कॉलम को पूरे तरीके से बिलोंग कर रहा है, ना वो हाइड्रोजन को ये हीलियम वाले कॉलम को या हैलोजेंस को बिलोंग कर रहा है। दैट्स वाई हमने क्या कर दिया, उसको अलग ही रख दिया एकदम, ताकि कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। अब 1 by 1 इन ब्लॉक को समझ लेते हैं। तो एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको पास 2 कॉलम है, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है, दे आर नोन एज एल्कलाई मेटल। अब एल्कलाई क्या होते हैं, जो बेस, वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। आपने पढ़ा था क्लास 10th में, एल्कलाई इज व्हाट, वाटर, हियर यू कैन राइट वाटर सॉल्युबल बेस, राइट। जो बेस बनाने में हेल्प, जिनका नेचर कैसा होगा, जिनके ऑक्साइड का नेचर कैसा होने वाला है, बेसिक होने वाला है, राइट। सो द फर्स्ट रो, sorry not row, the first group or the first column is known as alkali metal. The second, और इनकी क्या खास बात है, that they loses 1 electron to form a positive ion, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक, अब ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएंगे, एक पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। जैसे सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस आयन, लिथियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन। तो इस तरीके से ये क्या बनेंगे, 1 पॉजिटिव आयन। Here as well these are known as alkaline earth metal। तो ये भी क्या करता है, इनका नेचर भी क्या है, alkali है, मतलब वाटर soluble बेस बनाएंगे। बट why they are known as earth metal, because they are obtained from the earth। तो ये अर्थ के अंदर से निकाल के पाए जाते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं, that's why they are known as alkaline earth metal। अब इनकी क्या करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या गया है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन क्या गए हैं आपके एस सबशेल में गए हैं। That's why they are likely to lose 2 electron to form 2 positive ion। Here एक इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट शेल में गया है, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इधर आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही डिफाइन करेगा आपकी वैलेंसी क्या होने वाली है, या आप कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करोगे। सो दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन टू सेटिस्फाई दी ऑक्टेट रूल, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में टू गेट स्टेबल। तो ये क्या करते हैं, ये जो 2 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, दे लाइकली टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल। दैट्स वाई ये क्या होगा, पॉजिटिव आयन बनाएंगे, और ये +1 पॉजिटिव आयन बनाएगा, और ये +2, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है और भी क्या है, एक्सेप्ट दीज 2 एलिमेंट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। तो ये क्या है, हमारे इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे क्या करेंगे, आपका आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, राइट। ये क्या है, ये कुछ जगहों पे आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स शो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फ्यू प्रॉपर्टीज। एंड ऑल्सो जैसे जैसे आप क्या करोगे, डाउनवर्ड जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो आप देखोगे कि मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब और अच्छे मेटल आप क्या बनोगे, बनते जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, लिथियम के बाद सोडियम एंड देन पोटेशियम और अच्छा होता जाएगा, एंड मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे आपका शेल नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये शेल नंबर 1 को बिलोंग कर रहा है, नॉट 1 ने, ये 2 को बिलोंग कर रहा है, 3 को। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है।
एंड रिएक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्रेंशियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऊपर से नीचे जाने में, टॉप टू बॉटम जाने में रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज होने वाली है। ऑलराइट, देन नेवर फाउंड इन प्योर इन नेचर। तो जिनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब दे नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। नेचर में आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, बिकॉज इफ़ दे एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म तो वो क्या करेंगे, रिएक्ट करके काफ़ी कुछ नुकसान कर सकते हैं, इट विल बी वेरी हार्मफुल। तो आप देखोगे जनरली ये ऑक्साइड, क्लोराइड या किसी ना किसी के साथ क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में ही आपको नेचर में मिलते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं मिलने वाले हैं। राइट, नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी सबशेल में जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड हाउ मेनी ब्लॉक्स वी हैव टोटल 6 ब्लॉक्स। ठीक है, 6 कॉलम है यार, 6 ग्रुप आप कह सकते हो कि पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स आते हैं, 6 ग्रुप आते हैं। अब इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि भाई एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2, दैट्स वाई एस ब्लॉक में कितने ग्रुप थे, 2। ऐसे ही पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसीलिए इसके पास कितने ब्लॉक, कितने ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप हैं। तो आप काउंट कर लोगे ये, और 13 से लेके 18 तक के इसका नाम रखा गया ग्रुप्स का। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट। ये 2p में जाएगा, ये सारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 2p में, यहाँ 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। और ये क्या है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि ये इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा तो आपका s ब्लॉक में रहा है, बट है ये p ब्लॉक का एलिमेंट। वाई, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, बिकॉज इट्स अ नोबल गैस। ये क्या कर रहा है, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, so because the property it is a noble gas and properties are matching with this, with all these elements, that's why इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होने के बाद भी हमने इसको क्या रखा है, इस ग्रुप में रखा है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन भले ही डिफरेंट है बट द प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर। दिस इज ऑल्सो अ नोबल गैस, तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया है rather than putting into the ग्रुप नंबर 2। तो ये छोटा सा यहाँ पे चेंजेस है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है, NS2 तो होगा ही होगा, बट आपके P ब्लॉक में 1 से लेकर 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो सकता है ये 2p1 हो, ये 2p2 हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p2 की फॉर्म में गया हो, ये 2p3 होगा, ये 2p4 होगा, ये 2p5 होगा, एंड दिस इज 2p6। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन एक एक करके जा सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एक बार इसको। फिर S प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू मेन ग्रुप एलिमेंट। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो S ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं और P ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, दे आर नोन एज मेन। जनरली जो हम बात करते हैं वो इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो रिएक्शंस देखते हैं या जो कॉम्बिनेशन देखते हैं मेटल और नॉन मेटल का, वो जनरली हम इन दोनों ही टाइप के ग्रुप्स में देखते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज मेन ग्रुप एलिमेंट। ऑल्सो ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी नीट के रिसेंट पेपर में आया था कि भाई आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे दी थी एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेन ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका S या P ब्लॉक में जाएगा, दे आर नोन एज मेन ग्रुप एलिमेंट। तो ये चीज़ याद रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रो है, जो 18th ग्रुप है, इसको हम 0 ग्रुप भी बोल सकते हैं। वाई, बिकॉज इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज 0। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, बहुत ही नोबल है, शांत है। वाई, बिकॉज दे आर ऑटोमेटिकली स्टेबल। ये क्या है, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड शेल है। तो जब फुल्ली फिल्ड शेल होंगे तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेज या नॉन रिएक्टिव गैसेज। ऑलराइट, तो इस तरीके से इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 एंड NP6। तो देखो S ब्लॉक भी पूरी तरीके से फिल है और P ब्लॉक भी क्या है आपका, उसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन, और N में S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। तो पूरे तरीके से भरा हुआ है, डिफिकल्ट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दे हैव वैलेंसी एज 0 एंड नोन एज 0 ग्रुप, या फिर आप इसको बोल सकते हो नोबल गैस। तो ये सारे क्या है, इनका क्या करेक्टर है, दैट दे आर नोन एज नोबल गैस। ठीक है, और अगर हम उससे पहले वाले ग्रुप की बात करें तो दे आर नोन एज हैलोजेंस, और अगर हम ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करें तो दे आर नोन एज चैल्कोजेंस। ठीक है, तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग हमने दी है।
यहाँ पे भी क्या होगा, अगर टॉप टू बॉटम आप जाओगे तो आपको मेटालिक करेक्टर क्या मिलेगा, इंक्रीज्ड मिलेगा। तो ऊपर से नीचे आप जा रहे हो, बोरॉन क्या है, मेटलॉइड है, फिर एल्यूमिनियम क्या हो गया, एक मेटल हो गया, गैलियम एक और अच्छा मेटल, इंडियम, इस तरीके से मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम। बट अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या बढ़ेगा, आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर विल इंक्रीज। सो ये क्या था, आपका मेटलॉइड था, इसका मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों की करेक्टर है। देन कार्बन पे आप जाओगे तो नॉन मेटल, एंड नाइट्रोजन पे आएगा तो फिर वो एक नॉन मेटल है। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाने में आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जिसके थ्रू आप एलिमेंट को समझ सकते हो कि भाई क्या प्रॉपर्टी वो पोजेस करने वाला है और कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, ग्रुप 16 एंड 17 की अगर हम बात करें तो ये इजीली करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली गेन करेंगे। वाई, बिकॉज उनको ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करना है, दे ऑलरेडी हैव मैनी इलेक्ट्रॉन्स, बस उनको एक या दो इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए, तो दे आर लाइकली टू गेन इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। ठीक है, और फिर अब हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट पे। तो ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज टेक प्लेस फ्रॉम एस टू पी, दस डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्योंकि एस से पी के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, कभी एस में जा रहा है, कभी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, कभी पी में जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमेंट्स का ट्रांजिशन हो रहा है, वो मेटालिक कैरेक्टर से नॉन मेटल की तरफ जा रहा है। सो ट्रांजिशन टेक प्लेस, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो एक पूरी ये सीरीज है हमारे पास, कौन सी है, 3D सीरीज है, 4D है, फिर 5D हो गई और 6D, और इसके अंदर ये डिफरेंट एलिमेंट्स आपके हैं। तो यहाँ पे हमारे दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब इनका कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, n-1 डी 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है, मैक्सिमम 10 कैपेसिटी है, मिनिमम 1 होगा। n के अंदर क्या हो सकते हैं, 0 से लेके 2 भी हो सकते हैं। तो n की वैल्यू 0 से 2, वैसे तो n में हम s ब्लॉक में हम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पर इन फ्यू प्लेसेस ये देखा गया है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज आती है, तो इट कुड बी फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ऑल्सो इट डज नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़, तो डज नॉट शो दी मेटालिक, मतलब ये अपनी ये जो पर्टिकुलर 3 एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम और मर्करी, ये तीनों मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते, दैट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। इसीलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज है, n-1 D10 होगा और n और s में क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो वाई इनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है दैन द जनरल कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स वाई दे पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसको भी, इस चीज़ को भी हम स्टडी करने वाले हैं अच्छे से कि क्यों इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, क्या रीज़न है, यू विल गेट टू नो, राइट। सो दिस इज़ द डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट देम देन ऑल आर मेटल्स एंड मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस। जितने भी कलर्ड आयंस बनते हैं वो आपके इन्हीं एलिमेंट के थ्रू बनते हैं। ऑल्सो वेरिएबल वैलेंसी वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो इसी ब्लॉक के अंदर लाई करते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या है, इसी के अंदर लाई कर रहे हैं, जहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी आपको देखने को मिलती है ड्यू टू द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से डिफरेंट वैलेंसीज को क्या करते हैं, शो करते हैं, राइट। एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, पैरामैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक करेक्टर आपका शो करेंगे, ऑफनली यूज एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आपको थोड़ा मैग्नेटिक करेक्टर दिखेगा, कुछ में स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, और कुछ डायमैग्नेटिक होते हैं कि बिल्कुल नहीं शो करते। तो ये क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म शो करते हैं, मैग्नेट के थ्रू क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो दीज आर द एलिमेंट विच शोज पैरामैग्नेटिज्म और ऑल्सो यूज एट कैटलिस्ट। तो आयरन भी एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट आप देखोगे जो क्या कर रहे हैं, आपके कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं टू alter the rate of reaction. So this is D block element. And finally if I talk about the F block element, तो दो D जो है आपका ब्लॉक है उसी के अंदर से हमने क्या निकाला था, एक पूरा कॉलम निकाला था 14 एलिमेंट्स का। वहीं से हमारी क्या बनी थी, दो सीरीज बनी थी, एंड दे ऑल आर मेटल्स। उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, ये होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी n-2 F1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, डी के अंदर 0 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 10 होगा यहाँ पे, एंड ns2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। तो लेंथेनॉइड, आपका लेंथेनॉइड सीरीज बनी है, और एक आपकी क्या बनी है, एक्टेनॉइड सीरीज बनी है। तो दीज आर द ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लेंथेनॉइड सीरीज। और एक्टेनॉइड सीरीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके एलिमेंट्स क्या है, मोस्टली रेडियो एक्टिव हैं।
तो जो भी एलिमेंट यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट है, द एलिमेंट विच हैज़ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन यूरेनियम, दैट मीन्स 92 से जिनका भी ज़्यादा आपका एटॉमिक नंबर होगा, दे आर नोन एज ट्रांसनेरियम एलिमेंट्स. इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसनेरियम एलिमेंट, विच मीन्स दे आर पोजेसिंग द रेडियो एक्टिव क्वालिटी. इनके अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं. ये रेडियो एक्टिविटी में हेल्प करेंगे. जहाँ पे रेडियो एक्टिव रिएक्शन होंगी या न्यूक्लियर रिएक्शन होंगी, दे विल बी used there. So this is how the F block element are little complicated. इनके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा इनको स्टडी नहीं करना होता क्योंकि मोस्टली रेडियो एक्टिव रिएक्शन में होते हैं. नॉर्मल जनरल रिएक्शन में ये काम नहीं आते. ठीक है. सो दिस इज द फोर्थ ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट and hence we are done with the classification of your modern periodic table. तो इस तरीके से हमारी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डन हो जाती है, जहाँ पे हमने क्या देखा है कि पीरियड्स और ग्रुप्स में हमारे क्या है, डिवाइड किया गया है टेबल को. 7 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, जिसमें हमने एलिमेंट्स को क्या किया है, अलग अलग ऑर्गेनाइज किया है. तो इस तरीके से अब आपकी एक फाइनल टेबल आ गई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, अच्छे से क्लासीफाई किया गया है. सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा. और एलिमेंट्स को कैसे याद करना है उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको जल्दी ही अपलोड करूँगी. तब तक आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है, स्टडी करना है. यहाँ पे सब कुछ काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल है, तो आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर. तब तक आप लोग पढ़ते रहिए एंड आई विल सी यू. बाय बाय, गुड नाइट.